क्विक रिजल्ट का जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग में हो रहा है, लोग ना जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर बने सिर्फ इसलिए कि उनका चैनल चल सके। हर स्पोर्ट्स पर्सन आज की डेट में सप्लीमेंट का इंटेक करता है। मेरे हिसाब से तो पर्सनल ट्रेनर की जरूरत ही नहीं है। आज इतना पेस्टिसाइड जो है यूज हो रहा है, इतना यूरिया जो है यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं इंसानों में उतनी ताकत बची नहीं है। देखो नेचुरल बॉडी के आगे नेचुरल तो फिर बहुत सुंदर लगती है, और जब आप स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हो वो अद्भुत हो जाती है। जो पहले के अगर 20 लोग एक्सरसाइज करते थे ना, तो 20 के 20 ताकतवर होते थे। एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज की जाती है, चाहे वो ड्रिंक है चाहे वो खाने का है, वो अपनी लाइफ में नहीं खाते हैं। मेरे को लगता है कि जैसे जो रियल में अच्छे कोचेज है उनको काम मिलना काफी हद तक कम हो गया है। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे जो वर्ल्ड में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करके आ चुके हैं और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। ये सिर्फ आयरन मैन नहीं, हमने विजय क्लासिक हमने शुरू कराया था, सिल्वर क्लासिक हमने शुरू कराया था, भल्ला क्लासिक हमने शुरू कराया। नशा करना है तो बॉडी का नशा करो। बॉडी बिल्डिंग बड़ी डेंजरस है। तो जब मैंने पुशअप किया तो मैं 17 डिप्स मैंने लगाए डॉक्टर साहब, और जब 17 डिप्स हुए तो मेरे घुटने जमीन पर टिक गए। तो मैंने 1117 पुशअप एक बार में मार दिए। भूपेंद्र शर्मा जी, आप प्लीज अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के बारे में बताइए। पहले तो फुल वॉल्यूम बात के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा। मेरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी 1992 से, जो कि स्टार्ट हुई थी सुदेश यादव जी के अंडर मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। और 1993 के अंदर मैं पहला कॉम्पिटिशन्स खेला था। उससे पहले मैं मार्शल आर्ट की और जिम्नास्टिक। फिर 98 में मैंने दोबारा से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। सितंबर शायद 17 सितंबर को मैं अपने गुरुजी श्री भूपेंद्र धवन जी के यहाँ पे द्रोणाचार्य जिम के अंदर मैंने जिम ज्वाइन किया था। और एक साल बाद 1999 के अंदर मैंने अपना जिम अपने घर शास्त्री नगर पे खोल लिया था। उसके बाद की जर्नी, बस जब अपना जिम खोल लिया था तो उसको शौक को अपना पैशन बना के बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। और धीरे 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 कंपटीशन पार्टिसिपेट करने लगे। मैं 13 बार कंपटीशन से स्टेज से बिना किसी मेडल बिना किसी प्लेस के उतरा। फर्स्ट टाइम मेरा प्लेस आई थी दिल्ली देहात केसरी हुआ था नरेले के अंदर, वहाँ मेरी 5th प्लेस आई थी। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में प्रोग्रेस होने लगी और बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने लगा। जैसे जैसे धवन सर बताते रहे उस बॉडी बिल्डिंग को हम करते रहे, डाइट वो जैसे जैसे बताते रहे उसको हम करते रहे। फिर दिल्ली खेला, पहले नॉर्थ दिल्ली हुआ करता था कंपटीशन, वो खेला। वेस्ट दिल्ली होता था, वो खेला। मिस्टर दिल्ली खेला। मिस्टर दिल्ली के अंदर 2 बार मेरा सेकंड था, थर्ड सेकंड, फिर फर्स्ट आया था मेरा 2001 के अंदर। और उसके बाद मैं फेडरेशन कप खेलने गया था बनारस, वहाँ मेरा ब्राउन्स मेडल था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मेरा सिल्वर मेडल था। दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी मेरा गोल्ड था। और उसके बाद मैं कलकत्ता खेलने गया था नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, वहाँ मैं टॉप 10 के अंदर आया था। और उसके बाद फिर मैं 2 से 3 बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का एज इन कोच बन के विशाखापट्टनम और अमृतसर 2 जगह टीम लेकर के आया था। मेरे पास 2 ब्रांचेज हैं द्रोणाचार्य दाजिम के नाम की। और 2012 में फेडरेशन, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन को रिकग्निशन दिलाने के बाद फिर मन में ये आया कि बॉडी बिल्डिंग के लिए जिसने हमें पहचान दी, नाम दी और शान और शौकत दी है, जो भी हमारी प्रसिद्धि है लोग जानते हैं, उसकी वजह बॉडी बिल्डिंग है। और जब हम कॉम्पिटिशन्स खेला करते थे उस टाइम पे कॉम्पिटिशन्स रोड के साइड में टेंट लग के या बहुत छोटे छोटे उसमें कंपटीशन हुआ करते थे। स्टेज बहुत छोटा मिला करता था और जितने भी खिलाड़ी थे सभी को सिर्फ मेडल मिला करता था। बहुत रेयरेस्ट होता था कि आपको कोई ट्रॉफी मिले, न सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट मिला करते थे, कोई कैश प्राइज नहीं हुआ करता था। फिर 2012 के अंदर हमने एक टीम बनाई जिसमें सभी बॉडी बिल्डर थे, इंक्लूडिंग संजय गहलोत जी। कई ऐसे पुराने जिनके सामने हमने बॉडी बिल्डिंग की,
सुभाष बडाना जी हैं और धवन सर, सुरेंद्र गोगी भाई, ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स और पुराने कोचेस थे जिनके अंडर में हमने फेडरेशन को रन करना स्टार्ट किया। फिर स्टेट चैम्पियनशिप से लेकर और नेशनल चैम्पियनशिप तक हम लगभग 65 से 70 चैम्पियनशिप हम करा चुके हैं बॉडी बिल्डिंग की। और एक अच्छा कैश प्राइस, एक अच्छा वेन्यू दिल्ली के अंदर फर्स्ट मिस्टर दिल्ली बॉडी बिल्डिंग जो चैम्पियनशिप तालकोटरा में हुई थी वो हमारी टीम ने कराना स्टार्ट किया। वहाँ से हमने धीरे 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 कैश बांटना स्टार्ट किया। और कैश हम हार्ड कैश, नॉट एज गिफ्ट हैम्पर वगैरह ये नहीं, हमने जो कैश बांटा है वो 30 लाख रुपए तक बांटा है। और उस चैम्पियनशिप का नाम था रिफॉर्म क्लासिक के नाम से। उत्तम नगर में हमने वो कंपटीशन कराई थी। रिफॉर्म के जो ऑनर है प्रदीप गुप्ता, उन्होंने वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। एक नेशनल चैम्पियनशिप हमने कराई थी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, 3 दिन का स्टे था उसमें। अच्छा कैश प्राइज हम लोगों ने दिया था। एक एशिया चैम्पियनशिप कराई थी हमने बैंकॉक के अंदर, जिसमें हमारे ही दिल्ली के लड़के बहुत सारे जो मेडल जीत के लेके आए थे। उनमें से एक है चित्रेश नितेशन जो वहाँ पे ओवरऑल मिस्टर एशिया बने। उसके बाद उन्होंने इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन से गेम खेली। अब वो इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर एज एन इंस्पेक्टर कार्यरत है। तो ऐसे बहुत सारी लंबी जर्नी है। बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन को अपडेट करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम, दिल्ली बॉडी बिल्डर की जो टीम है, उन्होंने दिन रात मेहनत करी। हम सब ने अपनी अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूशन किया और स्पॉन्सर्स भी हमने बहुत सारे लोगों से मिले, लोगों से मदद मांगी। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए हमें सपोर्ट किया। हमारा एक लक्ष्य था कि बॉडी बिल्डिंग रोड से हटके स्टेडियम में जाए, ऑडिटोरियम के अंदर जाए। तो उसका नतीजा ये है कि आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपटीशन जो है तालकटोरा स्टेडियम में, शाह ऑडिटोरियम के, त्यागराज के अंदर होने लगे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। और उसमें अच्छा कैश प्राइस जो है बॉडी बिल्डरों को मिलने लगा है। संजय गहलोत जी, आप प्लीज अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के बारे में बताइए। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। और आपका जो चैनल है वो बहुत अच्छा चले हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जो जर्नी थी, मैं बहुत छोटा था तो मैं एक्सरसाइज करते हुए भी देखता था, लेकिन वो जिमिंग वाली एक्सरसाइज नहीं होती थी, जैसे लटकना या उस तरह का था। और वॉलीबॉल खेलते थे मेरे जो बड़े भाई थे, गांव के सभी भाई जो थे वो बड़े भाई की तरह होते हैं। तो मैंने उनको देखते हुए प्रेरित हुआ कि मगर बड़ी क्षमता है इनके अंदर। और एक ऐसे आदी बाजू की एक वो प्रेम जी थे, तो वो वॉलीबॉल खेलते थे। तो उनके जब वो ऐसे हाथ जाते तो मेरे को बड़ा मतलब वो करते थे मोटिवेट के ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो इनका शरीर है, बड़ा विचित्र है और बहुत सुंदर लगता है। तो मेरे को वो बढ़िया लगता था। और एक बीनू भाई थे हमारे कबड्डी के, वो कई-कई बंदों को एक साथ जो है कबड्डी में हरा देते थे, उछल के वो दूसरे के ऊपर से और पॉइंट ले लेते थे। तो वो सब देखते हुए मेरे को अच्छा लगता था। मैं उस समय लगभग 11 साल का था। फिर एक दिन मैं स्कूल में हम क्रिकेट खेलते थे तो कुछ बच्चों को हम बच्चे नहीं वो बड़े भाई थे, तो उनको मैं देखता था पुशअप करते हुए। तो एक भाई 250 300 350 पुशअप कर लेते थे। तो उनको देख के लगता था कि भाई ये तो पृथ्वी पे सबसे जो है ताकतवर इंसान है। तो उनको देख के मेरे को लगा कि मैं भी पुशअप करूं। और मेरे साथ में एक मेरे भाई थे, बड़े थे वो मेरे से थोड़े, तो उन्होंने 25 डिप्स लगा दी। अब वो 25 डिप्स देख के मेरे को लगा मेरे को इनको हराना है। तो अगले दिन मैंने बहुत कोशिश करके ऐसे हिल के मैंने कोशिश किया, तो मैंने 25 डिप्स लगाई तो उन्होंने 35 लगा दी। अब जब उन्होंने 35 लगाई तो मगर ये तो असंभव है। स्कूल में था 8th क्लास में, तो 8 से जब मैं घर आया तो मैंने खाना खाया पहले बहुत सारा, और घर पे ही पुशअप की। और शाम को जब मैं जाता हूँ वहाँ पे पुशअप वाले टाइम पे क्रिकेट खेल के, तो मगर आज मैंने भैया को हराना है। और मैंने कोशिश किया, मैंने 35 डिप्स की और भैया ने उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने 25 डिप्स की।
तो मेरा एक कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि मैं मतलब पृथ्वी पे बहुत मजबूत इंसान हूँ ऐसा फील हुआ। उसके बाद मैंने जो है एक ही महीने के अंदर एक बार हाथ रखते थे, एक ही मतलब सेट होता था हमारा। ये नहीं कि भाई बार-बार उठे किया ऐसे, ये वाली पुशअप होती थी। तो आपने वो पुशअप की उसके तो बाद मैंने 1117 पुशअप एक बार में मार दिए। हो गया। मतलब 30 दिन के अंदर जो मेरी लाइफ का जो पहला जो टाइम था, और जो मेरे भाई थे वो वही 50, 30, 40 पे अटके रहे। तो वहां से फिर मुझे एक कॉम्पिटिटर मिला, 5,000 से 7,000 लगातार पुशअप किए एक ही बार में। मतलब वो लगातार का टाइम था, डंबल होते नहीं थे, तो उन्होंने पत्थर के कुछ डंबल कंक्रीट के बनाने शुरू किए। अब जब वो कंक्रीट के बनाते थे तो मैं उसको उठा लेता था। 1990 में एक बनाया पत्थर का, और वो करीबन 70 से 65 किलो के आसपास का था। मेरा जो पहला कंपटीशन था डॉक्टर साहब वो था 1988 में। उस समय बच्चा सा ही था, और उस समय मुझे जिम करते हुए लगभग 4 ही महीने हुए थे। लेकिन उस 4 महीने में मैं जो पुशअप का मेरा वो था बड़ा अच्छा था, 3-4 हज़ार 2,000 पुशअप मेरा डेली का था। तो मेरा शरीर बड़ा ज़बरदस्त उस समय बन चुका था। दूसरा फिर मैं लगातार 1996 तक लगातार यही 96 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक मैं खेलता रहा। हाँ, उसमें मेरी जीतते रहे। हाँ, और मतलब सेकंड प्लेस तक मेरी आती रही। और उसके बाद आपका जो पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, पावर लिफ्टिंग में पहला जो कंपटीशन खेला था वो 94 के अराउंड में खेला था, और मैं उसमें 8 बार लगातार तो नहीं कहूँगा, लेकिन रुक के 8 बार सेकंड प्लेस होल्डर रहा। मैंने अभी जस्ट 4-5 दिन पहले ही मिस्टर दिल्ली पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो मेन फेडरेशन है उससे खेला, और उसमें गोल्ड आया। नेशनल के लिए मैं क्वालिफाई हो गया हूँ। पर्सनल ट्रेनर सच में जरूरी होता है या बस महंगी मोटिवेशन है? मेरे हिसाब से तो पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत ही नहीं है। इंसान अपने से ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर कोई नया बंदा है, भई जिसको नहीं करना आता है, एक गुरु की तो ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ तो ज़रूरत है नहीं। जब वो अच्छे से सीख लेता है उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग बाग फिर भी अगर पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, वो उनकी खुद की इच्छा है। बाकी मैं तो चाहता नहीं हूँ कि भाई पर्सनल ट्रेनर रखें, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली मैंने आज तक किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दी नहीं है, 1-2 बंदों को छोड़ के, वो भी उनके कहने पे। मुझे लगता है मैं अपनी किसी चीज़ को बेच रहा हूँ, मैं अपना उसमें बड़ा हीन-सा मतलब अच्छा-सा फ़ील नहीं होता मुझे कभी इस तरह की ट्रेनिंग देते हुए। मैं चाहता हूँ मैं फ्री में ट्रेनिंग दूँ। संजय भाई जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में जिम होना और जिम जाना बड़ी बात हुआ करती थी। बिल्कुल सही। आज जो जिम है एक लाइफस्टाइल बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं करनी आती और जिनको नहीं पता है कि हमें कैसे अपने आप को ट्रेन करना है, कैसे अपने मसल्स को डेवलप करना है, रिड्यूस करना है, तो उन्हें पर्सनल ट्रेनर रखने चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं कि आप उनको पे कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि आप वहाँ जाके कुछ ऐसी कोई एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करें जिससे आपको किसी भी तरीके की इंजरी हो सके। क्या क्विक रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म फिटनेस को बर्बाद कर रहे हैं? क्विक रिजल्ट का जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग में हो रहा है, लोग ना जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हैं। जितने भी बच्चे आज की डेट में शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक्सेस स्टेरॉइड्स या एक्स्ट्रा नकली सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। यहाँ भी एक ट्रेनर का एक रोल प्ले होता है कि भाई उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही गाइडेंस के साथ में बॉडी बिल्डिंग कराए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। सेहत कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हम उसे खरीद के लिए आए। ये आपकी लाइफ है, आपके ऑर्गन्स और आपकी सेहत, आपके परिवार सबके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप अपनी बॉडी को नेचुरली ट्रेन करें। देखो बॉडी बिल्डिंग कोई वो नहीं है, गेम नहीं है, एक एक्सरसाइज है ना? एक एक तालीम, एक एक्सरसाइज कितने सहजता से इंसान उसको करता है, कितना वो रियाज़ करता है, वो बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग कोई 1-2 दिन या 1 साल बिल्कुल। का नहीं है, बॉडी बिल्डिंग है सालों की मेहनत। जब आप ती मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ बॉडी बिल्डिंग की, कोई भी इंसान इस दुनिया का अगर 3 साल अच्छी मेहनत करे विदाउट सप्लीमेंट्स, कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों में सबसे अच्छी जगह पे अच्छा सुपीरियर बन के खड़ा होके दिखा सकता है। और सच बता रहा हूँ 50 से 40 साल तक तो उसको हिला भी नहीं सकता कोई।
अगर वो अपना खाना सही रखे तो इंसान का खाना ही है जो उसको सही बना के रख सकता। इंसान जैसे हमारा जो नेचुरल फूड है, हमारा दाल, रोटी, सब्जी, चिकन, अंडे, ये चीज़ें मैं एक बार में 2 किलो तक सीताफल की सब्जी खा जाता था। आज मैं सोचता हूँ कि यार ये सब्जी 20 लोगों के लिए काफ़ी थी। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि भई ये सब्जी खाने से मन शांत रहता है, ये ठंडा होता है। तो हमने हमेशा देसी उसको अपनाया और हमारे सामने ही दौर चेंज हुआ। जैसे भाई साहब ने बोला, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे सामने ही चीज़ें बदली। हमारे सामने तो बॉडी बिल्डिंग, तो हम जब खेलने जाते थे, भाई साहब ने भी कई बार बताया कि मैं तो वो पिंडी रख लेता था चूरमे की, या खीर खाते थे, रोटियां ले जाते थे। आज हम देख रहे हैं बंदा भूखा मर रहा है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि हमें उतनी बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज भी नहीं थी कि भाई हमें कोई पानी सुखाना है या हमें कुछ और करना, हमें नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी ना, वो हमारी मेहनत थी, मेहनत। जिसके दम पर हम इतने खूबसूरत दिखते थे कि हम टॉप 10 में, तो मैं नहीं कहूंगा डॉक्टर साहब, टॉप 2-3 में आया हूं हमेशा, जो बहुत बड़ी बात थी। नेचुरल बॉडी और स्टेरॉइड बॉडी का सच क्या है? देखो, नेचुरल बॉडी के आगे नेचुरल तो फिर बहुत सुंदर लगती है, और जब आप स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हो वो अद्भुत हो जाती है। वो बहुत ऊपर का लेवल हो जाता है, इंसान समझ भी नहीं पाता कि यार मैं ऐसा बन सकता था कभी। लेकिन जब उसको छोड़ता है तो उसके इतने बुरे परिणाम होते हैं कि वो पहले वाली बॉडी भी नहीं बचती है इंसान की। कहीं ना कहीं स्टेरॉइड ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि इंसान को तरीके से ही यूज करे। मैं ये नहीं कहता यूज ना करे किसी चीज को। स्टेरॉइड बॉडी का भी एक जो है, जैसे अभी संजय भाई ने बताया कि आप कोई भी चीज एक दिखावा, एक छलावा है, बस मैं ये बोलूंगा। हाँ, आप खेल रहे हो तो फोटो दिखाते हो, मैं ऐसा था, अब क्यों नहीं है भाई? बस सीधी सी बात है ये। बेटा, अब आपके अंदर 10 तरह की बीमारियां आ चुकी है, आपको पता नहीं है मुझे क्या खाना खाना है ना? खाना वही खाओ जो आपके घर का है, उस घर वाले खाने से अच्छा नहीं है कुछ भी। लेकिन इंसान वो फिर गलत चीजों पे चला जाता है, यही और है कुछ तो खुद ही कोच बन जाते हैं ना फिर। यूट्यूब देख के, गूगल देख के। हाँ। पर मेरा मानना इसमें यह है कि जो भी बॉडी बिल्डर जिसने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करी है, उसको इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर उन्हें चाहिए कि किसी एक अच्छे समझदार इंसान ट्रेनर के के अंदर साथ जुड़े। करे, और जिस भी चीज़ को वो इस्तेमाल करे वो ओवरडोज ना जाए। यही देखने के लिए उसको एक अच्छा ट्रेनर या कोच चाहिए होता है। क्योंकि कोई भी जो मेडिसिन बनी है, जैसे स्टेरॉइड कह लेते हैं, कोई भी चीज़ मेडिसिन जो बनी है, वो मेडिसिन बनी लेने के लिए ही है। सपोज नींद की गोली है, अगर नींद की गोली हमें कब लेनी चाहिए, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। जब नींद की गोली हमें दी जाती है, तब दी जाती है जब हम फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और नींद नहीं आती है। तब डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि आधी गोली आप लेना स्टार्ट करो ताकि आप सो सको। और उसी को हम ये सोच के हम खा लें कि मुझे सोना है, हम 4 गोली बिना पूछे किसी से खा लें, तो उसका क्या जाएगा? गलत इम्पैक्ट ही जाएगा, आपके ऑर्गन्स पे उसका नुकसान जाएगा। ऐसे ही कोई भी चीज़ बनी है, जैसे नॉर्मली स्टेरॉइड की बहुत सारे सॉल्ट हैं जिनको बच्चे गूगल या यूट्यूब देखकर या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को सुन सुन के वो ओवरडोज ले लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्किन, उनके ऑर्गन्स, उनकी वेन्स, उनके जॉइंट्स में बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए सही जानकारी के साथ अगर ये चीज़ ली जाए तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी वही करे जिसने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी हो। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स एजुकेटर्स हैं या एंटरटेनर्स? मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर बने सिर्फ इसलिए कि उनका चैनल चल सके। उनका लगभग लगभग बॉडी बिल्डिंग के बारे में या इस आयरन गेन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी या नॉलेज नहीं है। वो कहीं कहीं की वीडियो, कहीं कहीं की नॉलेज उठा उठा के लोगों को शेयर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान। जब हम बॉडी बिल्डिंग क्या करते, बेसिकली उस टाइम तो फ़ोन आया नहीं था, पर नए नए फ़ोन आए थे तो क्रेज़ था हर किसी को मोबाइल रखने का। अक्टूबर से लेकर और मार्च तक हम सभी के फ़ोन ऑफ रहा करते थे। गुरुजी कहा करते कि भाई फ़ोन जिसका ऑन मिल गया तो उसकी अच्छी पिटाई और अच्छी क्लास लगेगी।
बिकॉज ऑफ जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते थे, उस टाइम सोशल मीडिया तो था ही नहीं। तो जब से सोशल मीडिया आया है, जैसे किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट है तो नेगेटिव इफेक्ट भी है। तो जो आपने सवाल किया, इन्फ्लुएंसर जो है, वो कई इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, उन्होंने इस बॉडी बिल्डिंग का सत्यानाश, नाम लेना चाहें तो नहीं, अपने दर्शकों को बताने में बहुत बहुत अजीब है। जो मतलब जो मुझे लगता है दर्शक समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहूँगा, लाइक इस मैगी खाओ और मतलब आप सिगरेट पी रहे हैं, आप ट्रेनिंग करने से पहले, आपके बहुत अच्छे आपके फॉलोअर्स हैं और आप उनको एक अलग से जानकारी देना चाह रहे हो, गर्द में लेके जा रहे हो, उन्हें आप बताना चाह रहे हो कि आप बैक बेड डाइट के साथ में, गंदी डाइट के साथ में भी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। अपनी बॉडी को बता रहे हैं, आज वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी बॉडी इस माल से या उस माल से या इस साइकिल से अपने आप को खराब कर लिया, आप लोग बच के रहना। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल शेयर नहीं किया, वो अपना लाइफस्टाइल शेयर किए। ऑन दैट टाइम उन्होंने क्या किया, उनकी डाइट कैसी रही, उन्होंने ज़िंदगी कैसी जी। एक कंपटीशन के लिए उन्होंने चैलेंजिंग फेस में आके बॉडी बिल्डिंग फिटनेस खेला है उन्होंने, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं खेला। तो उन्होंने खुद को खराब किया और खुद को खराब करने के बावजूद भी अब ये बताना चाह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग बेकार के नहीं। तो ज्यादातर आप ये मानते हैं कि हमारे देश में फिटनेस के नाम पर गलत इन्फ्लुएंस हो ज्यादा रहे हैं? ज्यादा बहुत ज्यादा परसेंटेज उसकी बहुत ज्यादा। ज्यादा है। संजय जी, आप भी इस बात से सहमत नहीं, हैं? मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से एकदम सहमत हूँ। आप दोनों एक ट्रेनर हैं, एक कोच हैं, एक जिम संचालक हैं। क्या अब ऐसा फेज आ गया है जब फिटनेस के माध्यम से पैसा आना कम हो गया है और डाउट शुरू हो गए हैं? मेरे को लगता है कि जैसे जो रियल में अच्छे कोचेज़ हैं, उनको काम मिलना काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्योंकि एक सीधी-सी बात है, एक 40 साल का, 50 साल का या 30 साल का कोई इंसान है, तो 15 साल या 17 साल, 20 साल का तो बच्चा कोई ट्रेनिंग दे नहीं सकता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 20-20 साल के, 19 साल के बच्चे ही ट्रेनर ट्रेनिंग बने हुए हैं। संजय भैया समझ कहने से का बाहर मतलब है कि भाई आदमी तजर्बेकार इंसान से, जिसको एक्सपीरियंस हो ट्रेनिंग बॉडी ले तो बिल्डिंग का, अच्छा है। ज्यादा अच्छा उसको जो उसकी कमियों पे काम कर सके, बहुत बेसिकली अच्छी। उसकी मैं कमियों पे काम कर भाई सके। साहब की बात से बड़ा सहमत हुआ और मैंने एक बच्चे को 1 साल के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनाया और वो अगले दिन ही जिम छोड़ के चला गया कि भैया मेरे ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मैं उसकी कमियों को ही ठीक काम कर करते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको पता नहीं है मैं कहाँ जो जो कोच होता है उसको पता है वो ब्लाइंड होके भी काम कर सकता है, तो भाई अच्छा कोच मैं है। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किसी भी, चाहे वो लोहे का सामान हो, चाहे वो सोने चांदी का सामान हो, जब तक आग में तपकर और उसकी पिटाई बिल्कुल। नहीं होगी जब तब तक वो शेप नहीं ले सकता। ले नहीं सकते। तो यही बॉडी बिल्डिंग का खेल है, यही बॉडी बिल्डिंग है हमारी, कि इसमें जिसने जितनी तपस्या करके किसी भी एक अच्छे ट्रेनर, अच्छे मार्गदर्शक के अंडर में ट्रेनिंग कर ली, वो निखर सकता है, अच्छे बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो आज भी अच्छे नाम के साथ चल रहे हैं देखो और मैं हर साल हाँ। चल रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। हम्म। और कुछ ऐसे हैं जो आते हैं, अगले साल उनके बारे में मालूम पड़ता है, किसी को जॉइंटिक्स हो गया, किसी की किडनी फेलियर हो गई। उसका रीजन यही है कि अधूरी नॉलेज सत्यानाश कर देता है। वरना तो मनोराइज जी हाँ। कुछ साल के होके गए हैं हमारी दुनिया 104 साल के गए हैं। हैं। एक अद्भुत इंसान से मनोराइज 86 साल के थे, उन्होंने 20 साल का 20-30 किलो का एक बंदा अपने बिठा ऊपर के खड़ा रोलर करके किया था। यस यस। पुशअप लगा दिया रोलर के साथ में। तो देखो ऐसे उनकी आर्नोल्ड ने भी अद्भुत तारीफ की। इंसान भी हमारे देश से। और हम कोई आर्नोल्ड के फैन नहीं है ना मैं किसी और का फैन हूँ। मैं अपने गांव से जो मैंने लोग देखे थे ना शुरू में, मैं उन्हीं का फैन हूँ और उन्हीं से सीखा आर्नोल्ड का। तो पिक हमने जब हम कई मैच खेल लिए, कई जीत लिए ना, उसके बाद आर्नोल्ड को देखा तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरा तो आर्नोल्ड से मुझे मिली है। ऐसा नहीं है, मुझे अपने गांव के भाइयों से ही जो है सीख मिली है कि भाई सेहत का ध्यान रखना चाहिए इंसान। क्या हम हेल्थ के लिए ट्रेन कर रहे हैं या सिर्फ दिखने के लिए? मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब एक बात बोलना चाहूँगा। सप्लीमेंट्स को लेकर गलत धारणा बनाना गलत है। सप्लीमेंट्स हमारी डाइट का एक रूप है। वे प्रोटीन है क्या? वे प्रोटीन है क्या? वे प्रोटीन जो हमारी छाछ जिसे हम बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, उसका एक प्रोसेस किया हुआ एक पार्ट है, उसी से वो वे प्रोटीन बनता है। वो वे प्रोटीन कोई नकली ना दे, नकली ना बनाए। और पर पूरे वर्ल्ड में आप सप्लीमेंट्स के नाम पे मल्टीविटामिन्स, मैं कई कंट्री में गया हूँ,
संजय भाई भी 2-3 कंट्री में गए हैं, तो वहाँ पे मल्टीविटामिन और ओमेगा फिश ऑयल, चाहे प्लांट बेस्ड हो चाहे फिश बेस्ड हो, और प्रोटीन, वो लगभग मैंडेटरी है कि आपकी डाइट के अंदर है। हमें बचपन से बेवकूफ़ बनाया जाता है, कॉम्प्लान, बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, वो क्या है, उसमें लिखा होता है दिस इज अ कंप्लीट सप्लीमेंट फूड, लिखा होता है उस पे। तो बचपन से हमें सप्लीमेंट दिया जाता है, लेकिन हम वे प्रोटीन को लेकर एक धारणा पैदा कर लेते हैं कि सप्लीमेंट खाएंगे, जैसे प्रोटोकॉल डब्बा, कि आपने डब्बे की बॉडी बना ली है। हम बचपन से डब्बा खाते आ रहे हैं, माइलो, बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब क्या है, ये भी सप्लीमेंट फूड ही है, पर इनसे ज़्यादा बेटर तरीके से बनाया गया होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। जो फूड बनाया जाता है वो बॉडी बिल्डर नहीं खाते हैं, नॉट सिर्फ बॉडी बिल्डर नहीं खाते हैं, हर स्पोर्ट्स पर्सन आज की डेट में सप्लीमेंट का इंटेक करता है। वे प्रोटीन का रेसलर भी अब इंटेक करते हैं, पहले घी खाते थे, अब घी नहीं खाते, पहले घी खाते थे अब घी नहीं खाते हैं। वो सब अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए वो लोग भी सप्लीमेंट का इंटेक करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे लोगों को दिमाग में था, जैसे शिलाजीत है, लोगों के दिमाग में अलग माइंडसेट था, शिलाजीत का नाम सुनते ही दिमाग कहीं और चला जाता था, बट ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, आप डॉक्टर, आपको पता है कि जॉइंट्स को लेकर शिलाजीत कितनी कारगर है, पर जो भ्रामकता फैलाई गई है वो ज्यादा नुकसानदायक है, वही अधूरा ज्ञान, वही इन्फ्लुएंस, यस, मार्केटिंग है। सप्लीमेंट नुकसानदायक नहीं है, अगर आपको कोई चीज अच्छी मिल रही है तो वो नुकसानदायक नहीं है। और सप्लीमेंट्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। सपोज वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है, किसी ने वेजिटेरियन करना है और उसके पास लिमिटेड सोर्स है डाइट खाने के, जैसे वो रोज दाल नहीं खा सकता, पूरा टेस्ट नहीं खा सकता, अंडे नहीं खा सकता, चिकन नहीं खा सकता, तो ठीक है, वो 2 स्कूप 1 स्कूप वे प्रोटीन का ले सकता है, उससे उसको बॉडी में उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लेकिन एक मात्रा में। हाँ एक मात्रा में, ज्यादा नहीं। क्योंकि डॉक्टर भी, आप डॉक्टर हो, आप भी रिकमेंड कर देते हो हाँ, कि भाई आप बहुत लोग इस तरह का आप सप्लीमेंट करने इस लगे, तरह की जो चीजें स्पोर्ट्स फिजिशियंस हैं वो रिकमेंड करते हैं। देखो, डॉक्टर की कैटेगरीज भी अलग अलग है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा अपनी लाइफ में, जो बच्चों ने अच्छा मतलब एक्सरसाइज किया है ना, वो विदाउट सप्लीमेंट्स बहुत खूबसूरत रहे हैं और उनकी बॉडी कभी खराब नहीं हुई है। मैंने रियलिटी बता रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। जब हमने गेम स्टार्ट किया था तो इसमें सप्लीमेंट था ही नहीं। दीपक भाई है एक, वो केले बहुत खाते थे, और एक कपिल भाई है, मैं वो छोटे से थे, मैं उनको बोलता था आप कंपटीशन खेले बेटा, और उनका शरीर बहुत मतलब लगातार मैंने जब एक्सरसाइज करवाई, बहुत सारे बंदे मैंने करीबन 1.5 लाख बच्चों को ट्रेन किया लाइफ में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहे जो याद रह जाते हैं, बहुत मतलब खूबसूरत। अद्भुत आदमी, उनका शरीर बहुत अद्भुत है और सप्लीमेंट्स यूज भी नहीं किए। भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ। देखो, कोई सप्लीमेंट आदमी कुछ खा सप्लीमेंट नहीं पा जरूरत रहा के है तो मुताबिक, वो यूज कर सकता है, भाई लेकिन एक लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट के लिए पॉकेट एक में लिमिट पैसे होनी चाहिए। जब हमने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तब सप्लीमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, मतलब हम लोगों की रीच से बाहर थी। नहीं, अगर मैं 2-3 कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ और मैंने सप्लीमेंट्स जब सप्लीमेंट्स लिए तो बॉडी में थोड़ा निखार आया, लेकिन छोड़ा तो उससे भी बुरा हाल हुआ। तो मैं तो मतलब मैं अगर एक सही संतुलन देखता हूँ तो मैं नेचुरल डाइट जो डाइट है ना, मैं उस पे देखता हूँ कि यार जब एक लगातार एक अच्छा खाना आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी टस से मस नहीं होती है। मैंने मतलब लाइफ में लाइफस्टाइल आपका अच्छा है। अब सप्लीमेंट्स ही यूज कर रहा हूँ तो वो सप्लीमेंट्स की तरह ही फिर बॉडी आपको लेके चलेगी। लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, जैसे भाई साहब ने बोला कि डाइट एक प्लस स्कूप, सप्लीमेंट्स, हाँ, अब एक लोग क्या स्कूप करते हैं, आपने प्रोटीन ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है, उसके बाद आप कुछ और अच्छी अब खाना लोग अगर ये सोचे कि मैं सिर्फ सारा ही सप्लीमेंट, supplements हाँ पे नहीं, वो नहीं, कभी नहीं, सिर्फ सप्लीमेंट पर डिपेंड होना वो भी बेवकूफ़ी है। नेचुरल डाइट के साथ में सप्लीमेंट्स का इंटेक करोगे सही मात्रा में, तब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लॉन्ग लास्टिंग, आपके ऑर्गन्स मजबूत रहेंगे, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट सब ठीक रहेगा, आप उसको संतुलित मात्रा में लोगे तो। क्या जिम्स ज्यादा फोकस पैसा कमाने पर करते हैं, रिजल्ट्स पर नहीं? हाँ, मैं इस बात पे ये जरूर कहना चाहूँगा कि 2010 से पहले ये बिजनेस नहीं हुआ करता था। 2010 से पहले लगभग जितने भी जिम खुला करते थे, सिर्फ वही लोग जिम खोलते थे जिन्होंने स्टेट चैंपियनशिप जीती हो, नॉर्थ इंडिया जीता हो या इंडिया खेला हो, मतलब बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन इसमें जिम खोलते थे। और वो अपनी जीविका चलाने के साथ साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि जिम में यंगस्टर्स ज़्यादा जिम जाते हैं। यंगस्टर उस टाइम पे, अब तो बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। यंगस्टर्स का जिम जाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये काम 2010 से पहले हर स्पोर्ट्स पर्सन किया करता था। इसी के साथ आप ये भी बताएं
क्या जिम ओपन करने और ट्रेनिंग देने के लिए किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है? मैं इस बात पे ये कह रहा था 2010 से पहले 2010 के बाद कुछ इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज में आना स्टार्ट हुई है, जैसे लाइक एनी टाइम, गोल्ड, स्नैपफिट, कल्ट, वॉल्ट, अब तो और मल्टीपल ब्रांचेस जो है आज इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपने अपने जिम का कॉन्सेप्ट लेकर आए, बिकॉज अब वो जानते हैं कि वो इसमें बिजनेस कर सकते हैं। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिम खोल रहे हैं, हम उसकी हेल्थ की अवेयरनेस के लिए अपना जिम चलाते हैं, उसके साथ में वहाँ से होने वाली कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। पहली बात तो ये, हमारे यहाँ खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं, उनके यहाँ खिलाड़ी तैयार नहीं होते हैं। हाँ, रही बात, आपने पूछा कि जिम कौन खोल सकता है, जिम कोई भी खोल सकता है। जिम एक आज की डेट में जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोल रहे हैं उनको बड़ा लग्जरी एनवायरनमेंट देना पड़ता है, उसमें सर्टिफिकेशन किए हुए जो ट्रेनर होते हैं वो रखे जाने चाहिए, मेल फीमेल दोनों। और आज इस इंडस्ट्री में बहुत अवेयरनेस है, बहुत बच्चे सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो सर्टिफाइड हो रही है, इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है हमारे यहाँ, जिनमें सर्टिफिकेशन मिलने के बाद एक आप अच्छे जिम के अंदर एज इन सर्टिफाइड कोच के तौर पे, ट्रेनर, सॉरी कोच नहीं, ट्रेनर के तौर पे आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और दूसरा, जिन्होंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की है, पावर लिफ्टिंग की है, जो आयरन गेम से जुड़े हुए हैं, वो जिन्होंने गेम किया है, जिन्होंने इस गेम में अपना टाइम दिया है, अपनी एक लंबी जर्नी इसमें क्रिएट की है, वो भी अपना जिम चला सकते हैं इसके अंदर। और डिपेंड वही है कि कोई बिजनेस पॉइंट, देखो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 10 लाख लगा रहा है, कोई 20 लाख लगा रहा है, कोई 2 करोड़ लगा रहा है। इन्वेस्टमेंट सब कर रहे हैं, जिसकी जैसी पॉकेट अलाउ करती है वो वैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे तो क्या आप मानते हैं कि इसमें युवा पीढ़ी अपना भविष्य बना सकती है? हैं। जी जी जी, क्यों नहीं कर सकती। हमारी इस बॉडी बिल्डिंग को अब फिलहाल तो कुछ सरगम चांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग को बैन किया हुआ है, नहीं तो उससे पहले हमारे यहाँ अर्जुना अवार्डी भी हैं और पद्मश्री भी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, वो सब इसी की बॉडी बिल्डिंग के बिहाफ पे मिलने वाले अवार्ड है। और बहुत सारे ऐसे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर हैं, जिन्हें रेलवे में, देना बैंक के अंदर, कॉल के अंदर और एयरफोर्स के अंदर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत सारी ऐसी बीएसएफ के अंदर, आर्मी के अंदर, फोर्सेस के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर जिनकी टीम बॉडी बिल्डिंग करती है उस फोर्स के लिए। नहीं, बिजनेस पर्पज से हो ही गया क्योंकि वो हेल्थ को बेच रहे हैं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई किसी को ट्रेन करें और उसके लिए पैसे लें, लेकिन आज का दौर चेंज है और ठीक है, कोई 2 पैसे कमा रहा तो अच्छी बात है, गलत है नहीं, कहीं कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा डॉक्टर साहब कि राहुल भाई कि एक एजुकेशन के थ्रू अगर कोई कोच या कोई बंदा आपको अच्छी नॉलेज दे रहा है, एक कोच है जो जिसने कोर्सेज किए, तो मैं मानता हूँ अगर किसी का 5-7 साल का 3 साल का अनुभव एक्सरसाइज का भी है, साथ में उसका एजुकेशन का भी है, वो ज़्यादा बेहतर है। पुरानी बॉडी बिल्डिंग और अभी की बॉडी बिल्डिंग में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जो बॉडी बिल्डिंग थी, उस समय का जो खाना था, अनाज था, वो खाना बहुत ही अच्छा था। आज इतना पेस्टिसाइड जो है यूज़ हो रहा है, इतना यूरिया जो है यूज़ हो रहा है, कहीं न कहीं इंसानों में उतनी ताकत बची नहीं है। जो पहले के अगर 20 लोग एक्सरसाइज करते थे ना, तो 20 के 20 ताकतवर होते थे। आज मैं अभी लेटेस्ट में कॉम्पिटिशन खेला हूँ, करीबन 400 बच्चों ने वो लिफ्ट किया है और 100 किलो से नीचे है। अरे बाप रे! तो कहाँ ताकत है? हैं? इतना तो हमारे भूपेंद्र भाई साहब साथ में बैठे या कोई और बच्चे होते थे, 20 के 20 ही उतना वेट उठा लेते थे। तो अगर मैं उस अनुपात को नापूं, ताकत के या इस चीज से नापूं, तो उस समय का माहौल, एक तो साइकिल थी, पैदल चलता था आदमी, किसी के पास व्हीकल नहीं था। आजकल तो बाथरूम करने के लिए भी आदमी उठ के नहीं जाता है, कि सोचता है कि बाथरूम ही मेरे पास आ जाए, है, या फिर बाइक पे जाना पसंद करता है। बाइक भी नहीं तो गाड़ी चाहिए, पहले तो पैदल ही चले जाते थे। हम जब खेले हैं, सच बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, पैसे ही नहीं होते थे, 2-2 रुपए जेब में थे ना, मुश्किल से कई कई 100 किलोमीटर खेल के आ रखे हम।
आज की डेट में कई हजार रुपए भी डाल दोगे जब भी खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय का माहौल मेंटली बहुत सुंदर था, क्योंकि ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आप पढ़ो और खाओ और अच्छा एक्सरसाइज करो, इसलिए शरीर ज्यादा स्वस्थ होते थे। आज उतना स्वस्थ नहीं है आदमी, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो खाना बचा ही नहीं है। खान पान की वजह से खान पीन सारा चेंज हो गया, खाना वाना सब बदल गया। फिटनेस के लिए मोटिवेशन बनाए रखने के नाम पर बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? शॉर्टकट और ग्लैमर, ग्लैमर को देखकर लोग जा रहे हैं, पर जिनको देखकर वो और ग्लैमर से ही ये दुनिया बनी है। बनी है ग्लैमर। कहीं ना कहीं हम भी तो बड़ों को देख के ही, उनका जो ग्लैमर देख के ही तो हमने भी हाँ तो हाँ, जिमिंग की पर या उन्होंने एक्सरसाइज उन्होंने की। कभी आज भी जिसको भी आप लेकिन जो फॉलो, शॉर्टकट वाला जो शब्द भाई साहब ने बोला वो ना अपनाए, बस यही युवाओं यही सबसे बड़ी गलत चीज है। अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं आज के लोग? ग्लैमर, पर्सनालिटी। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं उनका पर वो उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करें, ना कि उन्हें उन्होंने बोला। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं, हम उनका भी नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम लगता है उनके कंपेयर टू सेलिब्रिटी हम उतने बड़े नहीं समकक्ष है नहीं है उनके। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें जो वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज की जाती है, चाहे वो बिल्कुल, ड्रिंक है बिल्कुल, चाहे वो खाने का है, वो अपनी लाइफ में नहीं खाते हैं। ये सबको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं बिल्कुल जिनकी बिल्कुल आज सही बात जिस बोल रहे हो। जो रील के माध्यम से लोगों की सामने आ रही है, जिसमें वो लोग खुद यूज नहीं करते, ना वो मीठा खाते हैं, ना वो मैदा खाते हैं, ना वो कोई हाँ पैक फूड खाते हैं, वो लोग नहीं खाते हैं। हाँ, जो भी विज्ञापन मार्केटिंग में या इस विज्ञापन तरह में की जो आ रहा चीजें दिखा रहा है है, आप वो अपना आप अपना उसको उतना मतलब अपने हिसाब से ही उसको ना use करें। दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, ये कह सकते हैं हम। हाँ, पर आपको आपको किसी भी एक जैसे जॉन इब्राहिम है, हम उनके बारे में अगर सुनते हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। सलमान खान है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं। सुनील शेट्टी जी। सुनील शेट्टी जी हैं, वो तो दे आर लीजेंड। संजय दत्त और अन्ना, ये तो लीजेंड है। इनका तो हम क्या आज की पीढ़ी से कंपेयर करेंगे। पर उनका कहना भी यही है आज की डेट में, एक संतुलित आहार के साथ में, नेचुरल फूड के साथ में आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। फिर धीरे धीरे जब आपकी बॉडी डेवलप होती है, तब आप डिसाइड करें कि आपको और गेम में जाना फिटनेस का अगर किसी को एक रियल उदाहरण देखना तो देखो, एक नाम मैंने दारा सिंह जी का लिया, एक जो है शरद सक्सेना जी है, फिल्म इंडस्ट्री से है, जिनको देख के ही चाहे वो सलमान खान हो, सुनील शेट्टी हो, सनी देओल हो, है। बहुत सारे ऐसे जो शरद सक्सेना जी है उनके जैसा, मतलब आज वो 75 साल के और हमारी नहीं, जो बहुत ही पुनीत अद्भुत सर है, इंसान है। पुनीत सर है जिन्होंने दुर्योधन का रोल किया था। वो बिल्कुल उनको इंडियन आर्नोल्ड के नाम से भी बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। वो आज भी एकदम फिट है, इतनी बड़ी एज के बावजूद भी। बिल्कुल। तो फिटनेस के लिए कोई मोटिवेट कर रहा है तो आप जरूर जाएं। फिटनेस के हाँ, उसमें पर धर्मेंद्र जी आप थे, ही मैन के नाम से। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। एवरीबडी नोज कि हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिए। कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा हार्मफुल ड्रिंक में आता है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, सब जानते हैं। जितने मतलब इस celebrities तरह के ड्रिंक जितने भी है वो नहीं पीनी चाहिए। हाँ 90% खराब ही है। मैंने अभी पीछे एक कोई जूस पिया था और मुझे भूख लगी थी। मैंने मूंग की दाल का 10 रुपए का पैकेट लिया था और मैंने एक जैसे संतरे का रस होता है इस तरह का मैंने कुछ पिया और इतना खराब था वो, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो पैक फूड नेचुरल जूस है उसका मुकाबला पैक फूड की तरफ उसका मजा ही अलग है, पैक वो फूड की अलग ही तरफ चीज ना है। जाए। किसी भी तरीके का पैक फूड जो होता है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करें, बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज भी ना हो तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम वॉक जरूर करें। श्री भूपेंद्र शर्मा जी और श्री संजय गहलोत जी, आप ये बताइए कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने पूछा है कि मैं असल में दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप थी, भाई साहब ने करवाई थी, तो मैं उसमें पता नहीं 4th या पता नहीं 5th आया था और भाई साहब का फोन आता है मेरे पास कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलोगे, तो मैं बहुत खुश हुआ। कंपटीशन तो मैं बचपन से ही खेल रहा हूँ, लेकिन जब भाई साहब का फोन आया कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्योंकि आज से 10 साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बहुत बड़ी बात थी। 10 15 20 साल तक बड़ा एक दो ही टूर्नामेंट होता था, तो बड़ा भारी था। वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं भाई साहब के साथ गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं वहाँ गया और मैंने
2 बार 7वीं प्लेस प्राप्त की वहाँ पे। और भाई साहब ने मुझसे पूछा कि आपकी 7th आई है, आप खुश हो क्या? और मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ। और जब पहला जो पल था मेरा हाँ। भाई साहब का, वो बड़ा एक अलग ही वो मोमेंट बहुत था। अच्छा भाई साहब अपना बैग भूल गए कहीं पे। हाँ। तो एक हमारी टीम थी, उसमें हम 10-15 बंदे थे। अब ये आप कौन से देश की बात कर रहे हैं? ये स्लोवेनिया की बात है, यूरोप में। और भाई साहब ने कौन से जब साल की? 16 15 2015 की बात है, और भाई साहब ने बोला कि यार मेरा बैग रह गया, और बोले कि आप चलोगे? मैं कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। अब भाई जो आगे आगे भाग रहे हैं, और मेरे दम फट रहा था पीछे भागते हुए। ये भागे जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ रोक भाई, रुक जाओ आप। और क्योंकि मैं थोड़ा उस समय खाना वाना कम हाँ, खाता था। कंट्रोल पे थे उस टाइम। कंट्रोल, हाँ, कंपटीशन की तैयारी थी। और ये भागे जा रहे, ये लंबे लंबे कदम रख के भाग रहे थे। और मैं मगर भाई रुक जा, मगर मगर यार ये बंदा बहुत कहाँ भाई तक भगाएगा। उस बैग में पासपोर्ट वगैरह थे ना, तो हाँ, थोड़े डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे तो जिसके वहां से पीछे भाई में साहब के साथ मेरी जर्नी मुलाकात स्टार्ट हुई। हुई हमारी। फिर 1-2 बातें हुई, इनको अच्छा लगा। बस आज तक साथ ही हैं हम काफी सालों से। और बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान का, मैं भाई के साथ हूँ। और ऐसे ही अपने भाई के साथ बना रहा हूँ, हम्म, वैसे ही बना रहा हूँ हमेशा। के बेटे भारत और हर्ष, हाँ, क्या दोनों ही बॉडी बिल्डर हैं वो? दोनों। हाँ, दोनों बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्या लेकिन दोनों ने आपको ही देखकर वो बॉडी बिल्डिंग ना, की शुरुआत की? मुझे वही लगता है ये बात सवाल मैं मुझे आपको लगता है ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। वही जिसके बात मैं फादर, आपको हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए मैं कि दर्शकों को कौन बताना सा चाहूंगा जिनके 2 बेटे और दोनों बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उनके पापा बॉडी बिल्डर रहे हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के बाद दोनों बच्चों के पास सिर्फ एक ही आइडल रह जाता है, वो उनके पापा। हाँ। नहीं, मैंने कभी बोला नहीं भाई साहब के आप बॉडी बिल्डिंग करें, लेकिन उनका रुझान हाँ बिल्कुल। जो इस तरफ आया ना, कि अब ये मुझे पता नहीं हर है, इस उन्हें टाइम उन्हें ये लगा कि मेरे फादर करते हैं कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं। मैं तो चाहता हूं आप, मैं बड़ा खुले मन का इंसान हूं, तो जो तुम्हारा मन करे वो करे। और जब भारत खेला 3-4 साल 5 साल, तो फिर हर्ष भी खेलने लगा। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने को वहां पर ड्रॉप किया कि मैं अब नहीं करूं। जैसा मैं कि भूपेंद्र जी ने बताया कि उसके भाई ने इसीलिए बॉडी बिल्डिंग मैं बहुत महंगी हो भाई जाती है साहब ने क्या? छोड़ी, बहुत एक्सपेंसिव कि गेम है और घर नहीं, परिवार में एक्सपेंसिव एक के लिए तो नहीं छोड़ा। वो तो भगवान जो है सारी चीजें मुहैया करवा देता है। नहीं नहीं, आपने तो नहीं छोड़ा, आपने भाई साहब ने छोड़ा, मैं साहब लेकिन ने अब हम खुद अपने भाई के साथ। हमारी रिसर्च टीम ने बताया है कि श्री भूपेंद्र शर्मा जी भारत से सबसे अधिक बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में प्रतिनिधित्व के लिए लेकर गए हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि इसका कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, पर हाँ ये है कि कोई गिनती में मैक्सिमम कोशिश जरूर की। मेरे ख्याल से नंबर कोशिश आंकड़ा उसको अप्रॉक्स 100 से ऊपर खिलाड़ी जो है हमारी टीम के तौर पे जा चुकी है। बहुत अच्छी बात। वो स्लोवेनिया जा चुकी है, मैं खुद भी इटली जा भाई साहब चुकी है, के बेल्जियम उसमें जा खेला चुकी हूँ। है, स्पेन जा चुके हैं हम, कनाडा जा चुके हैं हम, लंदन जा चुके हैं हम, अमेरिका मैनी टाइम जा चुके। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे जो वर्ल्ड में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे compete करके आ चुके हैं और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। जिसमें चाइना जा चुके हैं हम, बहुत अच्छे थाईलैंड जा चुके खिलाड़ियों हैं, में शशि हम, कुमार दुबई जी जा थे, चुके हैं। हाँ विक्की भारद्वाज थे, हाँ, और चित्रेश थे, चित्रेश, वसीम विक्की अकरम जी थे, भारद्वाज, ये बहुत सारे वसीम, खिलाड़ी। शशि और आपका अमित गुप्ता और आपका प्रदीप गुप्ता और प्रवीण नंदल और क्या बोलते हैं, प्रणब लंथोसा असम से है मेरे पास, लोकेश राजपूत है, रजत है और मनीष कश्यप है और भूषण अश्वनी है। शर्मा है, अश्वनी राठी है। बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं भारत के तमाम अलग अलग कोनों से। हरियाणा से हैं, कुछ उत्तराखंड से हैं, कुछ आसाम से, असम से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, जम्मू कश्मीर से से हैं, भी है। जम्मू से भी हैं। क्या बॉडी बिल्डिंग में भारत का नाम रोशन करने वाले आप पहले कोच हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मेरे से पहले भी लोग लेकर जाने वाले रहे हैं। मैं ये खामखा कोई खोखली प्रसिद्धि के लिए काम नहीं बोलूँगा मैं। हाँ, पर यह है कि बॉडी बिल्डिंग के बिहाफ पे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री के अंदर लगने वाले प्लेटफॉर्म स्टेज पर हमारी टीम ने अलग अलग कंट्री में जाके परफॉर्म किया और देश का परचम लहराया। खिलाड़ी लेके गए जिसने देश का नाम रोशन किया, जिसकी वजह से हमें पहचान मिलनी चाहिए। दरअसल हम खिलाड़ी थे इसलिए खिलाड़ी को लेके गए, उन खिलाड़ियों की वजह से हमारी पहचान बननी स्टार्ट हुई है। अब हम एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं जिसमें हम चाहते हैं कि देश के बड़े खिलाड़ी
देश के अच्छे खिलाड़ी अलग अलग फेडरेशंस के मार्फत से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में खेलने के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अलग अलग कंट्रीज में होने वाले, सब जगह जितनी भी कंट्री में जितने भी प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लगते हैं, हिंदुस्तान के खिलाड़ी वहाँ जाएं, देश का परचम रोशन लहराएं और देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने कोच का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। जैसा कि संजय जी आपके साथ जो बैठे हाँ, इन्होंने बहुत कितने देशों में संजय जी आपने भारत का परचम लहराया है? मैं तो 3-4 कंट्री गया हूँ नहीं, वैसे। तीन चार बार खेलने गए हैं, पर जब भी ये खेले हैं, जब भी कम से कम 14 15 वहां पर खेलने चले गए तो भारत का परचम यस तो यस नहीं, जब मेरी ऐसा नहीं है, जब 14 मेरी 15 7th प्लेस आई थी तो करीबन 47 कंट्री थी, कंट्री खेले थे जो वहाँ पे। उतना आसान नहीं था। और हाँ, जो हाँ। इसमें एक बॉडी 10 करने की वो होती है, रिप्रेजेंट करना इतना तो आसान नहीं वो है, ज्यादा लग गया था, तो उससे थोड़ा सा मेरा कलर का परफॉर्मेंस थी वो कम आई, वरना और अच्छा होता। पर और ये जिस खेल उम्र है, जो भी आपको प्लेस मिले उसको लो और खुश यस रहो आप। एक्चुअली कभी ये मत सोचो कि मैं ही विनर हूँ, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग स्टेज पे या बहुत सारी अन्य जगह पे इस चीज में इन्होंने जिन्हें तीन बार वर्ल्ड खेल को चैंपियनशिप खेल ही रहने दे, उसको खराब ना। क्या आप मानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में व्यक्ति जितना खुद पर पैसा खर्च करता है, क्या स्टेज पर जाने के बाद उसे उतना रिवॉर्ड वापस मिल पाता है? इतना तो नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट का गेम बन के हाँ, रह yes. गया। मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। बॉडी बिल्डिंग बड़ी डेंजरस ऐसा गेम। कोई बॉडी बिल्डर अगर ऑन स्टेज जब होता है, उसका अगर मेडिकल चेकअप हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है डॉक्टर उसके बारे में कभी भी सही राय रखेगा। वो बोलेगा यार, ही इज डेंजरस कैटेगरी में बंदा ये। तो आप क्या मानते हैं कि युवाओं को बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सभी को बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए करें, बॉडी लेकिन बिल्डिंग तरीके क्या से है? करें, बॉडी को तरीके बिल्ड से। करने का काम बॉडी बिल्डिंग है। अब वो कंपटीशन खेले या ना खेले, वो उसकी चॉइस है। लेकिन आपने अभी कहा कि स्टेज पर कोई भी डॉक्टर बॉडी बिल्डर को फिट नहीं मानेगा। नहीं, रीजन है जान का खतरा वो होता है। टेम्परेरी। और मैं बताता हूँ, वो एक जब आप डाइट कंट्रोल पे होते हैं, सॉल्ट बंद होता है आपका, पानी बंद होता है आपका, कार्ब्स बंद होता है आपका, प्रोटीन इंटेक बंद हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। बहुत वो उस टाइम पे जो अभी संजय भाई कह रहे थे कि जान जोखिम में डाल के इस कॉम्पिटिशन को खेलने की तैयारी करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग इज द टफेस्ट गेम इन, क्योंकि उसमें जुबान का कंट्रोल है, आपको बोलना भी कम है, आपको खाना भी बड़ा सिलेक्टेड है, तब आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कंप्लीट लाइफस्टाइल एक डिसिप्लिन गेम है, विदाउट डिसिप्लिन आप बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकते। और नेम फेम इतना है इसके अंदर, पर्सनालिटी गेम है। इसमें 2 तरह की बॉडी बिल्डिंग है डॉक्टर साहब। जैसे एक होती है 2 महीने की, है ना? हाँ, आप जल्दबाजी में शॉर्टकट, अगर कुछ कर रहे जो हो। आपका पहला सवाल और था। जैसा कि आपने पहले बताया है, एक आप लंबे समय में 8 हाँ। महीने 10 महीने अपनी बॉडी को तैयार करने में लोगे, तो 10 महीने वाला रिजल्ट परेशानी में भी नहीं आएगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन आप जल्दबाजी में अगर करोगे, वही जो हमारा इसमें दिखते लॉन्ग लास्टिंग। और बल्कि मैं तो बात। आपके दर्शकों को या आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर जिम जाएं, ज़रूर एक्सरसाइज करें, ज़रूर अपना ट्रेनर हायर करें, पर आप सेहत से खिलवाड़ ना करें। किसी गलत डाइट को लेकर कभी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। आपको चूज करना है कि आपको फिट रहना है या आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन लड़ना है। दोनों में बड़ा फर्क है। आप फिट रहने के लिए आप नेचुरल डाइट के साथ में इजीली एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। अपनी बॉडी को जानने की, मेरी बॉडी में क्या अच्छी चीजें खाने के लिए। हाँ। जैसे बहुत सारे लोगों को दूध नहीं सूट सूट करता, करता, हाँ, किसी को हाँ। आलू सूट नहीं करते। तो अपनी बॉडी को जानने, पहचाने कि भाई मेरे लिए क्या चीज अच्छी है। किसी को आलू अच्छा लग रहा है तो वो बिल्कुल आलू से भी अपना शरीर बहुत सुंदर बना सकता है। किसी को लग रहा है कि भाई मैं राइस अच्छे लगते, तो वो मतलब एक कॉम्बिनेशन जो बन खाने का हो, तो वो श्री भूपेंद्र शर्मा जी, आप 8 सालों से आयरन मैन के नाम से बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित कर रहे हैं। कृपया आयरन मैन के टाइटल के बारे में हमें बताइए। बॉडी बिल्डिंग करने के बाद कुछ नाम ऐसे लगते हैं जो बड़े इम्प्रेसिव लगते हैं, बहुत ग्रेसफुल लगते हैं, लाइक आयरन मैन, स्टील मैन, ही मैन, काइंड ऑफ इस तरह के। और ये सिर्फ आयरन मैन ही, हमने विजय क्लासिक हमने शुरू कराया था, सिल्वर क्लासिक हमने शुरू कराया था, भल्ला क्लासिक हमने शुरू कराया, डायमा क्लासिक हमने मुझे शुरू लगता कराया। है एक इवेंट भाई साहब के साथ मैंने भी, मतलब साथ में थे, हमने साथ में काम किया, एक में नहीं कई कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे इवेंट हमने साथ मिलके किए। और बहुत करीबन 55 लाख रुपए का खर्चा हाँ, आया था that's मिस्टर right. इंडिया। और इतनी तारीफ हुई थी बहुत कि बेहतरीन आज तक ऐसा मिस्टर इंडिया नहीं हुआ। दिल्ली में नहीं हुआ। उसके बाद से ही
कुछ लोगों ने जब देखा तो उस स्टैंडर्ड को इसमें आ गए, कोशिश हाँ, किया मेंटेन चेंज करना, हाँ, करने हाँ। में। शुरुआत आयरन मैन से की थी या? नहीं 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 नहीं। सबसे पहले आपने कंपटीशन कराया था दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप। ऑफिशियली चैंपियनशिप होती थी पहले, जब हम कंपटीशन खेलते थे साल में 1 या 2 कंपटीशन हुआ करते थे, जिसमें बच्चे सिर्फ उन्हीं 2 कंपटीशन की तैयारी करते थे। एक वाईएमसी हुआ करता था, एक मिस्टर दिल्ली हुआ करता था। हमने जब कंपटीशन स्टार्ट किए, दिल्ली स्टेट के साथ साथ ओपन चैंपियनशिप करना स्टार्ट हुई। छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स को हमने करना स्टार्ट किया, अलग अलग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कॉम्पिटिशन्स करना स्टार्ट हुए। उसमें से एक आयरन मैन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हमने शास्त्री नगर रखना स्टार्ट करी, जहाँ कि मेरा घर भी है। और एक इच्छा थी कि एक ऐसा टाइटल बनाया जाए जो इम्प्रेसिव भी हो और लोगों को खेलने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। हम कोशिश करेंगे कि पहले से और अच्छा इस बार आयरन मैन कर सके। पिछले 8 साल से नहीं, हम बीच में 2 साल का गैप आ गया था जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, हमने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप नहीं कराई थी। कंटिन्यू हमारा 2015 से हमारा ये आयरन मैन चैंपियनशिप स्टार्ट है, और उसके साथ में कई ऐसी चैंपियनशिप जो अभी कंटिन्यू चल रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आयरन मैन चैंपियनशिप ने नए टैलेंट को फेम दिलाने में मदद की है? बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर, बहुत कुछ ऐसे 2-4 चित्रेश, आप लेना चाहें हमारे मैं बोलूँ दर्शकों आपको, को बताना चाहें? चित्रेश एक ऐसा नाम है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बन के गए। इंडिया के लिए ओवरऑल टाइटल जिन्होंने आयरन मैन से इंडिया की तरफ से जीता। बहुत सारे ऐसे सचिन हमारे- तेंदुलकर ने भी हमारे उसको एक ट्वीट किया। हमारे एक वेल नोन इन्फ्लुएंसर हैं और वेल नोन पर्सनालिटी हैं इस बॉडी बिल्डिंग के लिए, और हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं उन पे, जेलर दीपक शर्मा, जिन्होंने हमारा आयरन मैन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। कई बार खेले। मुझे अच्छे से याद है, वो जब वो कंपटीशन में खेले थे तो मुझे किसी बहुत ने सुंदर शरीर बहुत है सुंदर उनका, बहुत सुंदर शरीर के साथ में आज वो और एक और हैवी निर्भया वेट हत्याकांड, वेट में खेलते थे वो, नहीं मिडिल लाइट हैवी, लाइट है। निर्भया हत्याकांड के जो अपराधी थे उनको फांसी देने की जो जिम्मेदारी थी वो उन्हें दी गई थी। वो दीपक शर्मा, वो भी आयरन मैन से हमारे स्टार्ट हुए थे आज वो। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका आयरन मैन से बहुत जुड़ाव रहा है। जो युवा और बॉडी बिल्डर नशे की ओर जा रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, नशा कोई भी हो नुकसानदेह होता है, नशा कोई भी हो नुकसानदेह होता है। और हमने अपने बड़ों नशा करना है तो बॉडी का नशा करो, बॉडी का नशा करो, अच्छे खाने का नशा नशा करो। करो, अच्छे पढ़ाई का नशा करो। इस विषय में हमारे भाई साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि नहीं, मैं कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। आप लोगों को पढ़ना है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, अपने देश के लिए पढ़ना है, अपने राज्य के लिए आपको पढ़ना चाहिए। और सेहत का ध्यान सबसे ज़्यादा जरूर। नशा रखना है तो सिर्फ सेहत बनाने का नशा रखना है, नशा रखना है तो अपने आप को कामयाब रहने का नशा रखना है। आप अपने आप को कामयाब करो, सेहतमंद रहो, और अपने आप को एजुकेट करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, अपने देश का नाम रोशन करो, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो। थे माँ कहा करती थी कि चोर चोरी करके आपका सामान छीन के ले आ सकता है, जायदाद लूट सकती है आपकी, पर आपकी पढ़ाई आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जिस दौर में हमें समझाया जाता तो हम थोड़े से शरारती रहा करते थे, स्कूल से बंक मारते थे, तो ज़्यादा कामयाब हम एजुकेशनली हो नहीं पाए, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। पर आज वो सब चीज़ें याद आती है जब हम अपने बच्चों को, अपने औलाद को समझाते हैं, अपने बेटे बेटियों को समझाते हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी है, उसे कोई छीन नहीं सकता आपसे, कोई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, आप उसे बांट सकते हो, जितना आप पढ़ोगे उतना बांट सकते हो, जितना बांटोगे उतना वो बढ़ेगा। अंतिम सवाल के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। हमारे पास फिटनेस से जुड़े कई कमेंट आएंगे। श्री भूपेंद्र शर्मा जी, आपका जिम अभी कहाँ स्थित है? कृपया बताइए, ताकि अगर किसी को आपके अंडर ट्रेनिंग लेनी हो या आपसे फिटनेस के बारे में जानना हो तो वह संपर्क कर सके। मेरा अपना जिम है, द्रोणाचार्य द जिम के नाम से मेरा जिम है। 27 साल हो गए हैं मुझे जिम चलाते हुए, और शास्त्री नगर में हूँ मैं, मेरा बाय बर्थ वहीं रहता हूँ, वहीं मेरा जिम है। किसी को किसी भी तरह की जानकारी अगर फिटनेस से जुड़ी चाहिए, जितनी हमें नॉलेज है, जितनी हमें जानकारी है, हम उतना ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। और अगर नहीं पता होगा तो उसके बारे में हम आपसे कोई ज़बरदस्ती हम आपको कि मुझे नहीं आता है पर आपने पूछा है इसीलिए मुझे बताना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कोशिश यही करेंगे जो हमें पता है हम बताएं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है हम वो शेयर कर सकते हैं। हम आपको
बॉडी को ट्रेन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, ये हम बता सकते हैं आपको। आपको करना चाहें तो कुछ बातें हमारी अच्छी भी लग सकती है, कुछ बातें कुछ लोगों को नहीं समझ में आ सकती। हर तरह के है, जैसा भी हमारा व्यूज़ हो आप कमेंट्स करें। अगर हमारी कुछ ऐसी रही होंगी तो हम उनमें सुधार ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ इंसान कुछ ना कुछ सीखता है और हम सीखना ही चाहते हैं ता ज़िंदगी। और श्री संजय गहलोत जी, आपका जिम अब भी कहाँ स्थित है? मेरा जो जिम है राहुल जी, डॉक्टर साहब, मेरा 28 द्वारका में है, दिल्ली में। और बामनोली गांव पड़ता, विलेज पड़ता अपना, तो वहीं पे काफ़ी सालों से। और जिम अच्छा चल रहा है, भगवान की दुआ से ऐसे चलता रहे। श्री भूपेंद्र शर्मा जी और श्री संजय गहलोत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिटनेस का ज्ञान साझा करने के लिए। आपको फुल वॉल्यूम बातें में आकर कैसा लगा? आपने जो भी बातें रखी और जो आपका चैनल है और जो भूपेंद्र भाई साहब ने जो बातें रखी वो बहुत स्पष्ट रखी। मैं उतना शायद स्पष्ट नहीं रख पाया। मैं अपने भाई का नहीं ऐसा नहीं है। एक शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ में कि कई पहलू पे मेरे से ज्यादा बेहतर आपने एक खिलाड़ी बड़ी अच्छी चीज है। एक खिलाड़ी का मतलब स्टेज परफॉर्म करना और कैमरे परफॉर्म करना दोनों में बड़ा फर्क हो जाता है। हम कैमरे वाले बंदे नहीं बन पाए, हम कैमरे वाले बंदे नहीं, बनने वैसे के तो लिए स्टाइल में बोलना होता तो एक दूसरे तरीके से हम बोल सकते थे, लेकिन नहीं, ये कैमरे में ऐसे हमें हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि हम इसके लिए ज्यादा कुछ ऐसा बोल नहीं सकते। हाँ ना प्रिपेयर हो क्योंकि सकते ये हाँ भाई। यहाँ हमें जो आप अगर कुछ अलग आपने टॉपिक जो देंगे हमसे तो सवाल हम किया, उसमें बेहतर कर पाएंगे। आपने जो सवाल किया हमसे वो उस जर्नी से किया जिस जर्नी की वजह से हमारी नाम पहचान जो भी आज हम जिस पोजीशन में हम बैठे हैं वो सब उसी जर्नी की वजह से हमें पूछा गया। तो उसके बारे में बताने के लिए हमें बेबाकी बिंदासी से बोलने के अलावा कुछ ऐसा था नहीं। और जितने भी आपके सब्सक्राइबर या जितने भी आपके फॉलोअर्स देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आगे बढ़ते रहे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को फुल वॉल्यूम बात इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारी तरफ से कुछ गलत बोला गया या किसी भाई को बुरा ना लगे, मैं पहले ही हम दोनों भाई की तरफ से खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी माफी चाहते हैं इस चीज। बेसिकली हम खिलाड़ी हैं, कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं संजय जी। कंट्रोवर्सी कोई करेगा तो मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ। भगवान ने मुझे इतना अच्छा लाइफ दिया। मैं पूरी लाइफ जिम में ही बिताई है और खूब एक्सरसाइज किया है, अच्छा खाना खाया। तो कंट्रोवर्सी तो आसपास में है ही नहीं। तो और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट भी करता हूं मुझे कुछ गलत ना बोले। जो गलत बोले वो भी खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और आपसे विदा बहुत लेते बहुत हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब।